आज राजस्थान के ओबीसी विभाग की संगठनात्मक बैठक थी। उसमें हमारे जो तीनों राजस्थान के लिए कोऑर्डिनेटरों को प्रभारी लगाया है और हमारे पूरे जो जोन है उसके जो प्रभारी हैं उन सब की आज पहली बार संयुक्त मीटिंग थी। एक दूसरे का परिचय भी था और आगे की रूपरेखा के लिए भी जो है आज ये मीटिंग का आयोजन रखा गया था। उसमें हमारे खाली जयपुर संभाग के कुछ हमारे साथियों को और पदाधिकारियों को बुलाया था। साथों जो हमारे संभाग के संभाग अध्यक्ष हैं उनको आज इसमें बुलाया था और जो हमारे पहली बार जो हमारे प्रभारी आए हैं उनका एक दूसरे का परिचय के लिए मीटिंग रखी थी। आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी विभाग जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर के अभी जो नरेगा के मामले में जो इन्होंने इसको बंद कर दिया और गरीबों का हक और मजदूरी का जो काम था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसको छीनने का काम ये सरकार ने किया है। उसका हम पूरे जन जागरण अभियान लगा रहे हैं और हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको हर जिले का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं हम। अब कल तक जो है उसकी लिस्ट जारी कर देंगे और जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है उसके अंदर वो सब लोग शामिल होंगे। जो वोटर लिस्ट के बारे में जो छेड़छाड़ की जा रही है उसके बारे में भी आज जिस प्रकार डोडासरा जी ने पूरी दिल्ली तक जाके इसकी आवाज़ उठाई, हमने भी पूरे राजस्थान के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बात का पुरजोर से विरोध कर रहे हैं कि ये खाली कांग्रेस के वोटों को काटने का काम कर रहे हैं और अपने वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बीएलए बीएलओ और जितने भी लोग उसके लिए मना भी कर रहे हैं, पर फिर भी ये दबाव डाल करके, जैसा सबको मालूम है मीडिया को, प्रदेश ऑफिस से इनका जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ से बंडल बन के जा रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं कि इनको इन वोटों को जो कांग्रेस के वोट हैं खासकर जो माइनॉरिटी वाले वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के जो पहले एसआईआर में वोट ना हट गए थे उनको वापस जुड़ाने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर हम पूरे राजस्थान के अंदर संगठन को तैयार करके कांग्रेस ओबीसी विभाग को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे ताकि पंचायत राज और निकायों के चुनाव के अंदर ओबीसी विभाग की उसमें भागीदारी ज़्यादा हो, कांग्रेस मजबूत हो और पंचायत राज और निकायों के अंदर कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार जीते। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने या पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में ओबीसी सेल की क्या भूमिका रहेगी? ओबीसी की जो भूमिका है, क्योंकि ओबीसी राजस्थान में 56% है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओबीसी के जो निष्ठावान और जो सक्रिय लोग हैं उनको टिकट दिलवाने के लिए हम कार्य करेंगे ताकि 28 में जो विधानसभा चुनाव हो उसके अंदर एक नीम के रूप में एक तरह की बुनियाद मजबूत होगी। पंचायत राज और निकायों में जब हमारे पार्षद और अध्यक्ष बनेंगे तो आगे आने वाले समय में 28 में विधानसभा में और 29 में लोकसभा चुनाव के अंदर उसका फायदा मिलेगा। अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर जो भजनलाल सरकार के विरुद्ध जनता का आक्रोश है या दुख है या दर्द है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इस बिल्कुल फैल सरकार है। जनता बहुत त्रास्त है, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं वो इन लोगों ने सबको बंद कर दी और आगे आने वाले समय के अंदर इनको जनता सबक सिखाएगी। चुनाव के अंदर इसका आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या पुरानी कांग्रेस की सरकार की योजनाएं पुनः चालू हो जाएंगी? बिल्कुल, जो भी सरकार की जो पहले राजस्थान के अंदर योजनाएं थी पूरे देश के अंदर एक मॉडल रूप के अंदर जो है दूसरे स्टेट भी उसको अपना रहे थे, अब पुनः दोबारा जब सरकार बनेगी तो बिल्कुल हमारी सरकार उन योजनाओं को वापस लागू करेगी और नरेगा इसको बंद करके तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी इन्होंने पैदा कर दी और इसका पूरा हम विरोध कर रहे हैं। पूरा माहौल पूरे क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। संपर्क करेगा और कैसों को जोड़ेगा पार्टी? सबसे पहले तो मैं हमारे राहुल जी का धन्यवाद करूंगा। हमारा अनिल जैन जी हमारा ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे साथ हमारे राजकमल जी और बेदी साहब और चौधरी साहब और हमारे और राजस्थान के अध्यक्ष भाई श्री आपको सुझाव दिया है। और अभी पूरे स्टेट में, राजस्थान में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो अलग तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनका जो मजदूरी का छीनने का जो काम कर रहा है, एसआर का मुद्दाओं पर जो माइनॉरिटी का वोट छीनने का जो काम कर रही है और पूरी योजनाओं जो रोजगार गारंटी वाली जो योजना थी वो
पहले मनमोहन सिंह ने उसने लागू की थी, इसलिए की थी कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बेकारी चल रही थी, पूरे हिंदुस्तान में बैंकों भी उठ रही थी, पूरे हिंदुस्तान में कोई कोई इंडिया में कुछ ऐसा आने वाला समय में कुछ नहीं था। फिर भी उसने ग्रामीण रोजगार गारंटी शुरू करके लोगों को गांव-गांव तक, राजस्थान के गांव तक, गुजरात के गांव तक, पूरे इंडिया में पूरे उसका गांव-गांव तक जो ग्रामीण लोगों को रोजगारी देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही है, वो उसके सामने हम ओबीसी डिपार्टमेंट में गांव-गांव जाके उस समय को हम उसको आवाज़ देंगे और जिसको मजदूरी का जो उसको काटने का काम कर रहा है उसको सामने लड़ेंगे और मजदूर और गरीब का जो हक है, हक हम छीनने नहीं देंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समग्र गुजरात की बात करो कि राजस्थान की बात करो कि दिल्ली की बात करो, उसको सत्ता में रहने के लिए उनकी सोच क्या है, वोटों को काटो। अभी माइनॉरिटी का जो वोट जिस तरह से काट रहा है वो बड़ी दुर्भाग्य बात है। सबको आज़ादी दी है, मौलाना आज़ाद साहब हो, हमारा कांग्रेस पार्टी से दरेक जुड़ी हुई समाज ने बाबा साहेब आंबेडकर જે બંધારણ આપ્યું છું એ બંધારણને ક્યારે અમે તોડવા નહીં દઈએ અને અમે બધાની સાથે છીએ અને અમે જે હકને અધિકારોને ક્યારે લૂંટાવા નહીં દઈએ। मौजूदा सरकार के अंदर राजस्थान से अरावली आंदोलन चला, इसके विषय में आपका क्या कहना है? अरावली एक कुदरती सौंदर्य है, उसने किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, वो कुदरत का बनाया हुआ है। उसको तोड़ने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी। जो सच हो वही तो हमेशा चलता है, झूठ कभी चलता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की राजनीति है लंबे तक नहीं चलेगी। अरावली के संकलन से और उसको तोड़ने से 100 मीटर तक गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के अंदर एक रेगिस्तान सा बन जाएगा, इस बारे में आपका क्या विचार है? रेगिस्तान बिल्कुल राइट है, बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा वही रही है। समझ लो यहाँ मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी के नाम योजना रखी है। गुजरात में जो सरदार वल्लभ पटेल का स्टेडियम का नाम था उसके बदल के उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा है। कई जगह उनकी जो सिलसिला रही है वो जो है अरावली तोड़ के उसको कई और उद्योगपतियों को कुछ मालामाल करने का जो उनका सिलसिला जो रहा है वो कांग्रेस पार्टी क्यारे अमेरा राहुल जी, अमेरा खड़गे जी और हमारी राष्ट्रीय जे છે આખી કોંગ્રેસ પાર્ટીની જે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમને આજે અમે લડશું, આવતીકાલે લડશું અને પ્રજાનો અવાજ પણ બનીશું ને ક્યાંય પ્રજાના અહિત થતું છે ત્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટી ખડી રહી અને ન્યાય અપાવવાનું કામ કરશે। થેન્ક યુ। अब किस तरीके से ओबीसी मोर्चा अब आगे तैयारी करेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आज जो मीटिंग बुलाई हरसाय जी ने, हमारे जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी सेल के, तो सबसे पहले उनका मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा जिनने एक शॉर्ट नोटिस पे हम सभी अपने जो राजस्थान के संभाग के सातों संभाग के लोगों को बुलाने का काम किया और साथ ही साथ आसपास जो जयपुर ग्रामीण और शहरी इलाके के जितने हमारे पद अधिकारी हैं तो वो भी इस मीटिंग में आज उसका हिस्सा बने। तो सभी का पहले सभी साथियों का पहुंचने पे मैं उनका आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। अब जिस तरह से आज हमारी पहली मीटिंग थी, हम लोगों को अभी पिछले ही महीने हम लोगों को इस चीज़ अपना दायित्व मिला है ओबीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर का। मेरे तीनों साथी जो मेरे साथ मौजूद है और साथ में हमारे वेस्ट जोन के प्रभारी रोहताज बेदी जी और मेरे साथी चंदन जी और रोहित चौधरी जी जो आज यहाँ पे हम लोग आए। तो हमारी भी पहला एक गेट टुगेदर है और साथ ही साथ हरसाय जी से भी हमारी एक पहली मुलाकात है। तो आज तो हमारा एक परिचय ही हुआ, परिचय मात्र ही हुआ। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ पे हम सभी लोगों को एक इलाके हम लोगों को संभाग हम लोगों को सबको सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर को मिल जाएंगे, जिसके चलते फिर हम लोग अपने इलाकों में जाने का काम करेंगे और वहाँ क्या समस्याएं हैं और क्या वहाँ के लोगों की मांग है कि ओबीसी को क्या उनका अधिकार नहीं मिल रहा, क्योंकि हर प्रांत की अपनी अलग अलग राजनीति होती है। तो उसी के चलते हम लोग अपना आगे फैसला लेंगे, धीरे धीरे पार्टी को आगे मजबूत करेंगे। किस विजन के साथ जाओगे सर? विजन तो एक है कि पार्टी को मजबूत करना और देश को एक नई प्रगति की ओर ले जाना। अरावली आंदोलन जो सफल रहा और सरकार ने तथा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए, उस विषय में क्या राजस्थान को और गुजरात को आने वाले भविष्य के चुनाव में फायदा होगा, इस पर क्या कहना चाहते?
देखिए, मैं समझता हूँ कि अरावली का जो एक मुद्दा था ये सिर्फ और सिर्फ एक खनन को लेके ही मुद्दा है, क्योंकि अरावली को तोड़ने का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक कुछ चंद पूंजीपति लोगों के लाभ के लिए ये फैसला लाया गया था। इस चीज़ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो न्यायाधीश आज भी जो लोगों को एक उम्मीद जो रहती है कि न्याय मिल सकता है तो कहीं वो एक कोर्ट अदालत में ही मिल सकता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिससे उन पूंजीपति लोगों को एक तमाचा उनको लगा और उन गलत मानसिकता और गलत साजिश जो लोग करना चाह रहे थे एक अरावली के साथ। अरावली हमारे जो देश है, चाहे कोई सा भी देश हो, तो जल, जंगल और ज़मीन यही सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जी किस लिए रहे हैं, हम आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, बात सिर्फ उतनी ही है। अगर हम आज इनको नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हम इस वक्त की जो नस्ल है इसको कोसने का काम करेगी और उनके पास कोई प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं होंगे। ये आंदोलन सफल रहा, क्या इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को आने वाले? देखिए, आंदोलन ये जन आंदोलन था। इस चीज़ में जो अनुभव मैंने किया, इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम से कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, चाहे वो किसी भी दल में हो। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी इस निर्णय को कोसने का काम करते, गलत फैसला है। तो ये सभी उन लोगों के लिए खुश खबरी है जो इस सोच से थे कि अरावली हमारी सुरक्षित रहे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने मुद्दा बना रही है अरावली के नाम से। देखिए, उनका काम भी यही है, मुद्दा बनाना। तो मुद्दा तो राजनीति करोगे तो मुद्दा तो बनाओगे, बगैर मुद्दे के राजनीति भी नहीं है। तो वो ठीक बात कह रहे, मुद्दा बना रहे, तो मुद्दा आपने दिया क्यों, पहले उनसे यही पूछ लो कि भैया तुमने ऐसा मुद्दा ही क्यों दिया कि वो बना ले। अब इसमें जनता साथ आ गई तो उनको मिर्ची लग गई, अब उसमें हम क्या करें। तो इस चीज़ में तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी इस चीज़ को गलत ठहरा रहे थे कि ये गलत फैसला है, अरावली को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, चाहे कितनी ही उम्र का हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, चाहे किसी भी दल का हो, सबकी एक ही राय थी कि भैया अरावली को सुरक्षित रहना। आने वाली नस्लों को क्या दे के जाओगे, जो पिछले 78 साल हो गए देश को आज़ादी के, 78 ईयर्स। तो 78 ईयर्स में जो बना, जो 75 साल जो कहते जो राज किया, जिन लोगों ने पूंजी जोड़ी, आज उसको किस तरह आप देख रहे हो लुटाया जा रहा है। तो वो हालात सबके सामने किस तरह बिक रहा है, सब सारा सौदा ही बिका पड़ा है। तो इसलिए भैया आने वाली पीढ़ी को कुछ जवाब देने के लिए अच्छा फैसला है। जिस जिस भाई ने, जिस जिस बहनों ने इस चीज़ के रखवाली के लिए, मैं समझता हूँ बाहर निकल के, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे जो भी अपनी जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो मैं समझता हूँ बड़ा सराहनीय काम था। इसमें हम किसी को दल को ना जोड़े, हम इसमें कि सामूहिक ये एक आंदोलन था।